प्रश्न उठता है कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जब उत्तर भारत की राजनीति में सफल हस्तक्षेप किया गया तो फिर कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने में उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली? वस्तुतः कन्नौज से राष्ट्रकूटों की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी। अंततः कन्नौज पर उनका स्थायी नियंत्रण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। यही वजह है कि उनके निरंतर सैनिक आक्रमण का कोई निश्चित परिणाम सामने नहीं आया। दूसरी तरफ उत्तरी भारत में अपने उलझाव के कारण दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट अपने को संकेंद्रित नहीं कर सके। अन्यथा दक्षिण में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना उनके लिए संभव हो पाता। उनकी एक बड़ी ऊर्जा उत्तर में ही नष्ट हो गई। यह कहा यह भी जाता है कि राष्ट्रकूटों को परवर्ती काल के मराठों की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी, परंतु ऐसा राष्ट्रकूटों के लिए संभव नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रकूट तथा मराठों की स्थिति में अंतर था। मराठों के पास अतिरिक्त मानव शक्ति थी, जिसका उपयोग वे उत्तर में कर रहे थे, अर्थात उत्तर में मुख्य विस्तार अधीनस्थ मराठा सरदारों के अंतर्गत किया गया था। दूसरे, उन्होंने उत्तर भारत की किसी न किसी शक्ति का समर्थन भी प्राप्त कर रखा था। राष्ट्रकूट इन लाभों से वंचित थे। इन वजहों से राष्ट्रकूटों के उत्तर में लंबे समय तक उलझाव के बावजूद एकमात्र स्पष्ट परिणाम मालवा में उपेंद्र के नेतृत्व में परमार शक्ति की स्थापना के रूप में भी आया। दूसरी तरफ निरंतर आपसी संघर्ष के कारण प्रतिहार एवं पाल शक्ति का भी पतन हो गया। इन राजवंशों के अंतर्गत एक सामंती संरचना कायम हो चुकी थी। प्रतिहारों के अंतर्गत महत्वाकांक्षी सामंत और सरदार निरंतर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। त्रिदलीय संघर्ष में उलझाव के कारण राज्य उन विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण नहीं रख सका और फिर प्रतिहार राज्य का विघटन हो गया। इन विघटन के पश्चात छोटे छोटे राजपूत राज्य अस्तित्व में आए, यथा मालवा का परमार, खजुराहो का चंदेल, दिल्ली के तोमर, अजमेर के चौहान, गुजरात के सोलंकी। दूसरी तरफ इन संघर्षों ने पाल शक्ति के पतन का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंत सेन वंश के हाथों उनमें भी अपनी सत्ता गंवा दी। क्या राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार एवं पाल के त्रिकोणीय संघर्ष में उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य उत्पन्न करके महमूद गजनी के आक्रमणों को मार्ग प्रशस्त कर दिया? त्रिदलीय संघर्ष ने भारत की 3 महान शक्तियों को कमजोर कर दिया। परमार संघर्ष से अपनी ऊर्जा नष्ट हो गई। निश्चित ही स्थिति का लाभ तुर्क आक्रमणकारियों को मिला। फिर भी तुर्की आक्रमण की सफलता के लिए कुछ अन्य कारक उत्तरदायी रहे थे। सर्वप्रथम अरब आक्रमण के रूप में मुस्लिम शक्ति ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी। उस 6वीं सदी के तीसरे दशक के अंत से ही अरब शक्ति भारत में अपना पांव जमाने के लिए प्रयासरत थी। 90 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात यद्यपि सिंध में उन्हें पांव जमाने का अवसर मिला, परंतु सिंध से बाहर भारत की मुख्य भूमि पर प्रसार करने की उनकी महत्वाकांक्षा खंडित हो गई। वस्तुतः भारत की मुख्य भूमि पर उनके प्रसार को पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों ने तथा दक्षिण पश्चिम में राष्ट्रकूटों ने रोक दिया। किंतु त्रिदलीय संघर्ष ने स्थिति को नाटकीय रूप से परिवर्तित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की 3 महान शक्तियों का पतन हो गया। राष्ट्रकूट राजवंश उत्तरवर्ती चालुक्यों द्वारा विस्थापित कर दिया गया, जबकि प्रतिहार राजवंश के पतन के पश्चात अपेक्षाकृत छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आए। यद्यपि उस काल में दक्षिण में एक महान शक्ति चोलों का उद्भव हुआ तथा चोल नौसेना के दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का एहसास कराया, परंतु उत्तरी भारत में एक प्रकार की राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यद्यपि ये वही काल था जब
महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने उत्तर में गंगा का अभियान किया, परंतु उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र उनकी परिधि से बाहर था। गहराई से पर्यवेक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि 10वीं एवं 12वीं सदी के बीच उत्तरी भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के द्वारा इस राजनीतिक शून्य को भरा जा सकता था। नवीन अनुसंधानों के आधार पर इस संबंध में कुछ नई बातें स्थापित हुईं। उत्तरी भारत के कतिपय राजपूत राज्य मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया के मुस्लिम राज्यों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ चढ़कर थे। यही वजह है कि युद्ध के समय वे बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटा लेते थे। दूसरे, इसमें प्रतिरोध की क्षमता एवं जुझारूपन था। सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात ज्ञात होता है कि पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया के राज्यों की आसान पराजय की तुलना में ये एक लंबे अंतराल तक प्रतिरोध कर सके, परंतु फिर भी अपनी राजनीतिक एवं संगठनात्मक ढांचे में मूलभूत कमजोरियों के कारण वे उस राजनीतिक शून्य की स्थिति को नहीं भर सके। यद्यपि फ़रिश्ता अब्दुल कासिम इसके विपरीत कहता है, परंतु आधुनिक शोधों द्वारा यह स्थापित किया गया कि उत्तर भारत के राजपूत राज्य तुर्की आक्रमण के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके। दूसरी, उनकी सैन्य रणनीति बहुत पुरानी पड़ गई थी, जबकि उधर पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया में एक नवीन सैन्य तकनीकी का विकास हुआ और वह था घोड़े पर बैठा तीरंदाज। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त तुर्कों की सफलता का एक कारण तुर्की साम्राज्यवाद की विशेष प्रकृति भी हो सकता है। यह वही काल था जब अब्बासी खिलाफत के पतन के पश्चात तुर्की राजतंत्र का उद्भव हो रहा था। तुर्की मध्य एशिया के अर्ध बर्बर जनजाति से संबंध थे। उन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया। अंततः उनमें एक नए मुल्ला का उत्साह था। तुर्कों के प्रसार की अद्भुत आकांक्षा थी। एक प्रकार तुर्की साम्राज्यवाद की विशेष प्रकृति भी भारत के तुर्क आक्रमण की सफलता का एक कारण हो सकती है। चोल काल 850 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता चोल साम्राज्य का उदय है। चोल शासक पल्लव शासकों के सामंत थे। एक सामंत के स्तर से उठकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में सफल हुए। दक्षिण भारत में अपने पड़ोसियों के साथ उन्होंने अनवरत संघर्ष जारी रखा। इसमें राष्ट्रकूट चालुक्य प्रमुख थे। चोल साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा 10वीं से 11वीं सदी के मध्य देखी जा सकती है, जब चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य श्रीविजय को पराजित किया। किंतु धीरे धीरे 12वीं सदी के बाद चोल शक्ति का अवसान होने लगा और आगे उनकी जगह उनके सामंतों द्वारा स्थापित छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया, जिनमें होयसल एवं पांड्य प्रमुख थे। चोल वंश के इतिहास की जानकारी के अनेक स्रोत हैं, जिसमें साहित्य, अभिलेख, सिक्के तथा विदेशी विवरण शामिल हैं। साहित्य साक्ष्यों में कलिंगोत्तरपर्णी, पेरिय पुराणम, वीर शोलियम तथा अभिलेखी साक्ष्यों में राजराज प्रथम के अभिलेख और राजेंद्र चोल के तिरुबलगाडु, करंडे, दानपत्र, तिरुवेंदुपुरम और मणिमंडलम के अभिलेख तथा विदेशी विवरण के रूप में चाउ जुपुआ चीनी यात्री 1225 ईस्वी के विवरण प्रमुख हैं। चोल साम्राज्य की नींव विजयालय ने रखी।
उसने उसने पल्लव पांड्य संघर्ष से लाभ उठाया तथा तंजौर पर कब्जा कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने उसने नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की। तंजौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। संभवतः वह प्रथम पल्लव नरेश अपराजित से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सका, क्योंकि उसे श्री विजयपुरम के युद्ध में पांडवों के विरुद्ध पल्लवों की सहायता करते हुए देखा जा सकता है। परंतु इसी युद्ध के पश्चात आदित्य ने पल्लव शासक की हत्या कर तोंडे मंडलम को अपने राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात उसने पांड्यों से कोंगू का प्रदेश छीन लिया। परंतक प्रथम चोल वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक था। परंतक प्रथम 907 ईस्वी में शासक बना तथा उसने निरंतर विजयों के द्वारा चोल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में सफल रहा। उसने चोल राज्य की दक्षिणी सीमा को सुरक्षित किया। इसके लिए उसने पांड्य एवं श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित कर मदुरै पर कब्जा कर लिया तथा मुदरई कोंड की उपाधि को ग्रहण किया। परंतु उसके शासन के अंत में उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को धक्का लगा। तब लगा जब राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को तक्कोलम की लड़ाई में उसे पराजित कर चोल साम्राज्य के ऊपरी भाग उससे छीन लिया। चोल साम्राज्य के इतिहास में 953 से 985 ईस्वी तक का काल दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल रहा। इस बीच अनेक शासक हुए जैसे मंदरादित्य तथा परंतक द्वितीय आदि, परंतु अव्यवस्था कायम रही। परंतक द्वितीय के अंतिम काल में चोलों ने पुनः राष्ट्रकूटों से तोंडे मंडलम का क्षेत्र वापस पाने में जरूर सफलता प्राप्त की। 985 ईस्वी में राजकुमार अरिमोली वर्मन 985 से 1014 ईस्वी के सिंहासनारोहण के साथ ही चोल राज्य में स्थायित्व आना आरंभ हो गया। इस समय तक राष्ट्रकूट शक्ति का भी पराभव हो चुका था। अरुमोली वर्मन ही चोल इतिहास में राजराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसने अपने विजयों के माध्यम से चोल राज्य की एक विशाल साम्राज्य में बदल डाला। राजराज के विजय अभियान की जानकारी उसके तंजौर अभिलेख से मिलती है, जो उसके सिंहासनारोहण के 29वें वर्ष का है। राजाराज ने सर्वप्रथम पांड्य केरल श्रीलंका के संघ पर हमला किया। सबसे पहले उसने केरल के ऊपर आक्रमण कर वहां के शासक रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया। तत्पश्चात उसने पांड्य शासक अरमभुजंग पर हमला कर उसे बंदी बना लिया और राजधानी मथुरा पर तथा मिलिंद के दुर्ग पर अधिकार कर लिए। इन विजयों की सूचना तिरुवलनाडु ताम्पत में मिलती है। फिर राजाराज ने श्रीलंका पर हमला कर उसके उत्तरी क्षेत्र को छीन लिया। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को भी नष्ट कर दिया। संभवतः राजराज प्रथम के ये प्रयास मध्यस्थ अरबी व्यापारी के विरुद्ध थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में स्थापित हो चुके थे। इसके पश्चात राजराज ने मालदीव पर अधिकार कर लिया। पुनः भारत के मुख्य भूमि पर अभियान करते हुए उसने मैसूर के एक भाग पर कब्जा कर लिया। परिणामतः चोलों की प्रतिस्पर्धा एवं उत्तरी चालुक्य के साथ होने वाले एक आक्रमण के माध्यम से चोल सेना चालुक्य साम्राज्य में बीजापुर तक प्रवेश कर गई। चोल सेना ने बनवासी पर कब्जा करते हुए रायचूर द्वाब के एक क्षेत्र पर भी कब्जा जमा लिया। आगे राजाराज के नेतृत्व में चोल सेना ने कलिंग पर भी अधिकार कर लिया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप चोल साम्राज्य के लगभग संपूर्ण दक्षिण के क्षेत्र शामिल हो गए तथा इसका विस्तार तुंगभद्रा नदी तक हो गया। राजराज प्रथम की सफलता को उसके द्वारा ली गई
से भी आंका जा सकता है। उसने उसने मोमबादी चोल तार मार्तंड आदि उपाधियां धारण की। राजराज दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रख्यात एवं महानतम सम्राटों में से एक था। इसके इसके व्यक्तित्व में एक महान एवं आदर्श सम्राट के गुण थे। महान विजेता, साम्राज्य निर्माता के साथ साथ योग्य प्रशासक, कला स्थापत्य विद्या के संरक्षक तथा उदार सहिष्णु व्यक्ति के रूप में भी इतिहास में याद किया जाता है। उसने अपने द्वारा विजित क्षेत्रों में प्रशासन का समुचित प्रबंधन किया। उसने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहन दिया। ग्राम सभाओं एवं स्वशासित नियमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके हिसाब की जांच पड़ताल की व्यवस्था की। चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी राजराज का योगदान सर्वथा नवीन है। तंजौर में निर्मित शिव और मंदिर प्रसाद तमिल स्थापत्य में सुंदरतम नमूनों में से एक है। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम था। यह अपने पिता से भी ज़्यादा साम्राज्यवादी साबित हुआ। राजेंद्र प्रथम को विरासत में एक विशाल साम्राज्य, सुगठित शासन एवं शक्तिशाली जल एवं थल सेना मिली। श्रीलंका एवं मालदीव पर जल सेना के कारण चोल नियंत्रण बना हुआ था, जिसके कारण पूर्वी जगत, विशेषतः चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। राजेंद्र चोल ने इस अनुकूल परिस्थिति का अधिकाधिक लाभ उठाकर चोल साम्राज्य को समकालीन भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सम्मानित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजेंद्र चोल को 1012 ईस्वी में ही युवराज के रूप में प्रशासन में शामिल कर लिया गया। इस तरह शासन के रूप में वह 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसका शासन काल भी उसके महान विजयों एवं सांस्कृतिक शैक्षिक विकास के योगदान के लिए जाना जाता है। उसकी विजयों का उल्लेख तिरुबलमुंडी दानपत्र और तिरुमलाई शिलालेख में मिलता है। यद्यपि जीते गए प्रदेशों के विषय में ठोस जानकारी का अभाव है। उसने राजराज प्रथम की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखते हुए श्रीलंका पर हमला किया। करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र के विशाल सेना की सहायता से श्रीलंका ने रेस पर विजय प्राप्त की और उसके राजमुकुट सहित उसके समस्त कोष पर अधिकार कर लिया। सिंघली इतिवृत्त महावंश से भी इस विजय की सूचना मिलती है। श्रीलंकाई नरेश महिंद पंचम 12 वर्षों तक चोलों का बंदी रहा तथा यहीं उसकी मृत्यु हो गई। श्रीलंकाई विजय के उपरांत उसने पांड तथा चेरों पर हमला किया। इस हमले में उसने पांड नरेश के राजमुकुट एवं राजकीय छत्र को, जो पारंतक प्रथम छीनने में असफल रहा था, हस्तगत कर लिया। अब राजेंद्र प्रथम उत्तर की ओर बढ़ा तथा उसने पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। उसने चालुक्य शासक जयसिन्हा को मास्की के युद्ध में पराजित किया, किंतु उसने चोल साम्राज्य की सीमा को तुंगभद्रा से आगे नहीं बढ़ाया। 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत में चोल में गंगा का अभियान किया तथा उनकी सेना बंगाल तक आ गई। इस विजय की सफलता की स्मृति में उसने गंगईकोंडचोल की उपाधि ली। गंगईकोंडचोलपुरम नाम की नई राजधानी बनवाई। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्य श्रीविजय के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। उसने श्रीविजय साम्राज्य के एक क्षेत्र है केदार को लूट लिया तथा भारतीय जहाज एवं व्यापारियों के लिए मार्ग सुरक्षित कर दिया। अपनी शक्तिशाली
नौसेना की बदौलत राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया। राजेंद्र प्रथम की सफलता का अनुमान उसके द्वारा ली गई उपाधियों से भी लगाया जा सकता है। उसने गंगईकोंड चोलपुरम, कदराकोंड आदि उपाधियां को ग्रहण किया था। राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के अंतर्गत जो चोल साम्राज्य का द्रुत एवं शीर्ष प्रसार हुआ, वह कई कारणों का समवेत परिणाम था। चोल साम्राज्यवाद का यह उफान सामान्यतः दिग्विजय की अवधारणा से प्रेरित था, जिसके परिणामस्वरूप चक्रवर्ती शासक का आदर्श ग्रहण करना चाहते थे। राजेंद्र प्रथम के गंगा अभियान के लाए गए गंगा जल इस सिद्धांत की पुष्टि भी करता है। चोल साम्राज्यवाद का दूसरा लक्ष्य व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करना था, खासकर समुद्री व्यापार पर चोल शासन एक छत्र अधिकार रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने त्वरित गति से बंगाल की खाड़ी पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा चोल शासक विभिन्न क्षेत्रों पर लूट के माल को प्राप्त करने के लिए भी छापे मारते थे। इस धन का उपयोग उन्होंने भव्य वास्तुकलात्मक उपलब्धि को पाने के लिए किया, किंतु चोल शासकों ने अपने अनवरत सैनिक विजयों से अपने पड़ोसियों को क्षुब्ध कर दिया। उन्होंने अपनी विजय के क्रम में अनेक अनैतिक कदम उठाए और अति क्रूरता का परिचय दिया। श्रीलंकाई शासक के साथ उनका व्यवहार इसका उदाहरण है। यद्यपि उसने विजय क्षेत्रों को सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना पर भी बल दिया। राजेंद्र प्रथम के पश्चात उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम शासक बना। इस काल में चोल साम्राज्य को अनेक से विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसमें पांड्य, केरल, श्रीलंका, चालुक्य विद्रोह प्रमुख थे। चालुक्यों के साथ युद्ध में ही घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई। राजाधिराज प्रथम का विद्रोह दबाने के क्रम में मृत्यु होना चोल साम्राज्य में सने पतन का सूचक था। राजाधिराज के पश्चात राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र जैसे शासक आए। इस अवधि में चोलों का मुख्य संघर्ष चालुक्यों से हुआ। एक अन्य विद्रोह में अधिराजेंद्र की मृत्यु के साथ ही चोलों की मुख्य शाखा समाप्त हो गई। अब कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। यह चालुक्य वंश का राजकुमार था तथा चोल शासक का संबंधी भी। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल वेंगी के चालुक्य का विलय चोल साम्राज्य में हो गया। उसने चीन, श्रीविजय, कंबोज तथा कन्नौज से राजनयिक संबंध जारी रखे। कुलोत्तुंग प्रथम के पश्चात चोल शासकों की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। श्रीलंका स्वतंत्र हो गए। यद्यपि पांड्यों के विद्रोह को दबा दिया गया, किंतु पांड्य शासक को सामंत का दर्जा देना पड़ा। 1115 ईस्वी तक श्रीलंका को छोड़कर चोल साम्राज्य बरकरार रहा, किंतु 1118 ईस्वी तक वेंगी पुनः स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार चोल साम्राज्य की आंतरिक कमजोरी तथा साम्राज्य के बाहर हो रहे तीव्र राजनीतिक परिवर्तन ने चोल साम्राज्य का पतन को संभव बना दिया। उत्तर में देवगिरी के यादव, पूर्व में वारंगल के काकती और दक्षिण में द्वार समुद्र के होयसल और सुदूर दक्षिण में पांड्य शासकों ने इसका स्थान ले लिया। चोल साम्राज्यवाद दक्षिण में साम्राज्य निर्माण की दिशा में चोलों की महान उपलब्धि रही। चोलों के अधीन दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र को राजनीतिक रूप से संगठित किया गया। सबसे बढ़कर चोलों की साम्राज्यिक सफलता केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रही, वरन उन्होंने आगे बढ़कर श्रीलंका को जीत लिया। इतना तक कि चोल साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक बृहद साम्राज्य शैलेंद्र साम्राज्य पर भी अपनी नौसैनिक शक्ति की धाक जमा दी।
चोल शक्ति का संस्थापक विजयालय था, लेकिन राजराज प्रथम ने उसे एक साम्राज्य का आकार दिया। राजराज प्रथम ने दक्षिण भारत में लगभग तमाम शक्तियों को पराजित किया। उसने चेर, पांड्य तथा श्रीलंका के गठबंधन को छिन्न भिन्न कर दिया तथा उत्तरी भारत के क्षेत्र को जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया। उसकी साम्राज्यिक सफलता की सूचना उसके तंजौर अभिलेख में मिलती है, जो उसके शासन के 29वें वर्ष का है। उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने उसके साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। उसने न केवल उत्तरवर्ती चालुक्य शक्ति तथा चेर एवं पांड्य को पराजित किया, वरन उसने संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। सबसे बढ़कर राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत का अभियान कर तथा शैलेंद्र साम्राज्य जैसे प्रतिष्ठित साम्राज्य को पराजित कर यह सिद्ध कर दिया कि चोल शक्ति दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति थी। जिस समय उत्तर भारत में महमूद गजनी सोमनाथ को लूट रहा था, उस समय राजेंद्र प्रथम की नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया में एक महान शक्ति को पराजित कर रही थी। चोल साम्राज्य को प्रेरित करने वाले कारकों के विषय में चोलों के बीच मतभेद विद्वानों के बीच मतभेद दिखता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार दिग्विजय के आदर्श से प्रेरित था। इसके प्रमाण में यह बताया गया कि गंगा अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ऐसा दावा करता है कि उसने उत्तर भारत के शासकों को पराजित कर उन्हें विवश कर दिया था कि वे गंगा जल से भरे घड़े को सिर पर रखकर दक्षिण पहुँचे और फिर उसी जल से चोल गंग झील का निर्माण किया गया। यहाँ दिग्विजय के उद्देश्य से संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चक्रवर्ती शासक अथवा दिग्विजय का आदर्श लगभग सभी भारतीय शासकों को आकर्षित करता रहा है। एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार चोलों के साम्राज्य प्रसार की नीति लूटपाट के उद्देश्य से परिचालित रही है। बताया जाता है कि जब राजेंद्र प्रथम गंगा अभियान से लौटा था, तो वह अपने साथ भारी संख्या में कीमती आभूषण लूट कर लाया था, जिससे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ लूटपाट के उद्देश्य से भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध में विजेता पक्ष का बल लूटपाट पर भी होता है। सभी युगों में ऐसा देखा गया है। फिर चोल साम्राज्यवाद के संदर्भ में तीसरा दृष्टिकोण मानता है कि चोलों के साम्राज्य प्रसार की नीति व्यावहारिक उद्देश्य से परिचालित थी। उदाहरण के लिए राजराज प्रथम के श्रीलंका अभियान का उद्देश्य मध्यस्थ अरब व्यापारियों को नियंत्रित भी करना था, क्योंकि वे व्यापारी चोल व्यापारियों के हित को नुकसान कर रहे थे। यदि हम इस तथ्य पर विचार करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चोल साम्राज्यवाद को प्रेरित करने में व्यापारिक उद्देश्य भी एक कारण रहा था। चोल शासक व्यापारियों को संरक्षण देते थे। उनके द्वारा वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए चीन में एक व्यापारिक दूत मंडल भी भेजा गया। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि चोलों के साम्राज्य प्रसार की नीति उपयुक्त तीनों कारकों से प्रेरित थी। चोल प्रशासन आवश्यक अभिलेखों के अभिलेखनीय साक्ष्यों के अभाव और क्षेत्रीय भिन्नता के कारण चोल साम्राज्य के प्रशासन के स्वरूप के संबंध में मतभेद है। अंततः इसकी व्याख्या केंद्रीकृत प्रशासन, खंडित राज्य, धर्मतंत्री राज्य एवं सैनिक राज्य जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से करने का प्रयास किया गया है। ऊपर के स्तर पर केंद्रीकरण तथा निचले स्तर पर ग्रामीण स्वायत्तता के आधार पर यह विजेंटीन साम्राज्य के निकट प्रतीत होता है। वहीं दूसरी तरफ इसे खंडित राज्य के रूप में देखा गया है तथा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि राजा वास्तविक प्रधान न होकर अनुष्ठानिक प्रधान था। सत्ता के विभिन्न स्तर थे। दूरस्थ क्षेत्र में प्रशासन का राजा धर्म एवं अनुष्ठान के माध्यम से अपना नियंत्रण रखता था, परंतु खंडित राज्य की अवधारणा बहुत तार्किक नहीं लगती। फिर सामंती मॉडल के आधार पर भी इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, किंतु गौर से देखने पर
ऐसा लगता है कि चोल प्रशासन की व्याख्या तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी में की जानी चाहिए। चोल शासकों ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसमें पहले से चले आ रहे परंपराओं के साथ आवश्यकतानुसार नई बातों का भी समावेश था। केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पर स्वयं राजा होता था, वहीं सभी गतिविधियों का केंद्र होता था। राजपद वंशानुगत था तथा वह चक्रवर्तीगढ़ त्रिलोक सम्राट जैसी भव्य उपाधियों को ग्रहण करता था। उसके अधिकार असीम थे। उसकी तुलना देवता से की जाती थी तथा मृत राजा एवं रानियों की मूर्तियों की मंदिर में रखकर पूजा जाता था। असीम अधिकार होने के बावजूद वह निरंकुश नहीं था तथा सामान्यतः वह धर्म एवं आचरण के विरुद्ध कार्य नहीं करता था। इसी प्रकार वह कानून का निर्माता ना होकर सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था का प्रतिपालक होता था। उसने अपने शासनकाल में ही वह युवराज की नियुक्ति करता था जिसका प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। चोल शासक की सहायता के लिए युवराज के अतिरिक्त कुछ मंत्री भी होते थे, परंतु मंत्रिपरिषद जैसी व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। उसके स्थान पर सुव्यवस्थित अधिकारी तंत्र था जिसमें विभिन्न दर्जे के अधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियां होती थी। सबसे उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को पेरुंदनम तथा श्रेणी के अधिकारी वर्ग को सेरुंदनम कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चोल अभिलेखों में उड़नकोट्टम नामक एक अधिकारी की भी चर्चा मिलती है। संभवतः यह अधिकारी सदा राजा के साथ रहता था तथा एक प्रकार से उसके निजी सहायक जैसा होता था। यह अधिकारी राजा तथा नियमित कर्मचारी तंत्र के मध्य समन्वय का कार्य करता था। केंद्रीय अधिकारियों में कई वंशानुगत होते थे। चोल प्रशासन में सैनिक और असैनिक अधिकारियों के मध्य विभाजन नहीं किया जाता था। अधिकारियों के नगद वेतन के स्थान पर भूराजस्व के रूप में वेतन भुगतान किया जाता था, जिसे जीविता के नाम से जाना जाता था। अगर संबंधित भूक्षेत्र से ज़्यादा राजस्व वसूला होता था तो वह राजा के खजाने में जमा हो जाता था। इन प्रशासनिक अधिकारियों का गठन राजा को प्रशासन से अवगत कराता था। अभिलेखों अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूराजस्व के रूप में वेतन भुगतान किया जाता था, जिसे जीविता के नाम से जाना जाता था। अगर संबंधित क्षेत्र से ज़्यादा राजस्व वसूला होता था तो वह राजा के खजाने में जमा हो जाता था। इस प्रशासनिक अधिकारियों का संगठन राजा को प्रशासन से अवगत कराता था। अभिलेखों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश पड़ता है, जिससे पता चलता है कि सम्राट जब किसी विषय पर निर्णय देता था तो उससे संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहते थे। सर्वप्रथम ओरले नामक अधिकारी राजा के आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच ओलैनायगम नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात इन आदेशों को स्थायी पंजियों में लिपिबद्ध कर संबंधित विभागों तक पहुंचा दिया जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जो मंडलम कहलाते थे। मंडलम का प्रशासन एक वायसराय के हाथों में होता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों की ही नियुक्ति होती थी, किंतु कभी-कभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं पराजित किए गए राजाओं की नियुक्ति के साक्ष्य मिलते हैं।
मंडलम के प्रशासन के पास अपनी सेना एवं न्यायालय होता था। मंडलीय शासकों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए यद्यपि राजा एक खास पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता था, तथापि कालांतर में यह पद वंशानुगत होता चला गया। इससे चोल साम्राज्य की शक्ति को गहरा आघात लगा। मंडलम का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु से होता था। संभवतः इसका स्वरूप वर्तमान कमिश्नरी के बराबर था। वलनाडु का विभाजन नाडु में होता था। नाडु में एक सभा की व्यवस्था थी जिसे नट्टार कहा जाता था। नट्टार में भी गांवों तथा नगरों के प्रतिनिधि होते थे। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंधन था। इसमें किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को भू राजस्व में छूट देने का अधिकार प्राप्त था। नाडु को अधिकार था कि वह अपने नाम से दान देते तथा अक्ष निधियां प्राप्त कर सकते थे। नट्टार को भूमि का वर्गीकरण करने तथा तदनुसार राजस्व निर्धारण का भी अधिकार सौंपा गया था। कभी-कभी इसे मंदिरों के प्रबंध का भी दायित्व सौंपा गया था। उदाहरण के लिए कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 10वें वर्ष में पुरमलय नाडु के नट्टार में तीर्थमलय मंदिर का प्रबंधन देखने के लिए पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। नाडु के नीचे गांवों का एक समूह होता था जिसे कुर्रम कहा जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़े गांव कुछ अलग इकाई के रूप में शामिल होते थे और वे तनयूर कहलाते थे। चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ये ग्राम स्वयं में एक स्वायत्तशाली इकाई के रूप में स्थापित है। यह चोल प्रशासन में सबसे बड़ी विशेषता थी। चोल अधिकारियों का ग्रामीण कार्यों में प्रशासन की नहीं बल्कि पारदर्शिता की भूमिका होती थी। चोल साम्राज्य का राजस्व प्रशासन भू राजस्व के आसपास केंद्रित होता था। यहाँ भूमि की पैमाइश कराई जाती थी, फिर भू राजस्व का निर्धारण होता था। कर योग्य भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता था। यह विभाजन उनकी उत्पादकता एवं फसलों के प्रकार के आधार पर आधारित था। भू स्वामित्व को दो प्रकार के होते थे। सामुदायिक स्वामित्व के भूमि पर मिला जुला नियंत्रण था तथा व्यक्तिगत स्वामित्व में भूमि पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता था। कभी-कभी राजस्व के बदले व्यक्ति से सेवार्थ कभी-कभी भू राजस्व के बदले व्यक्ति से सेवा कार्य भी लिया जाता था, जैसे मंदिर में सेवा व अन्य प्रकार की सेवा। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों और मंदिरों को भूदान दिया जाता था। भू राजस्व की राशि सामान्यतः कुल उत्पादन का 1/3 होती थी। यह राज्य को अनाज के रूप में दिया जाता था और कदमई के नाम से जाना जाता था। भू राजस्व के अतिरिक्त वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था, जिसमें चुंगियां शामिल थी। इसके अलावा व्यवसायों एवं घरों एवं महत्वपूर्ण उत्सवों पर भी कर लगाया जाता था। चोल प्रशासन में न्यायिक पद्धति भी संगठित रूप में स्थापित की गई थी। ऊपर के स्तर पर राजा का दरबार न्यायालय के रूप में होता था और निचले स्तर पर ग्रामीण न्यायालय था, जो पंचायतों के अंतर्गत था। दंड के रूप में जुर्माने की राशि भी ली जाती थी और बेगार भी कराया जाता था। राजद्रोह की स्थिति एवं अन्य प्रकार के जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। चोल शासकों ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था, जिसमें गज, अश्व और पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत प्रबल नौसेना भी थी। इसी नौसेना के माध्यम से चोल शासकों ने अपने
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। चोल शासक स्वयं भी कुशल योद्धा थे और वे अधिकतर युद्धों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते थे। युद्ध के अतिरिक्त सैन्य दल नागरिक कार्यों में भाग लेते थे तथा मंदिरों आदि को दान दिया करते थे। कुछ सैनिक सम्राट की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते थे तथा उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। ऐसे सैनिकों को वलक्कर कहा जाता था। सैनिक सेवाओं के बदले में राजस्व का एक भाग अथवा भूमि देने की प्रथा थी। सेना का सबसे बड़ा दोष उनका अत्यधिक क्रूर होना था। विजय पाने के पश्चात शत्रुओं की भूमि पर तबाही मचा देते थे तथा स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि एक योग्य नौकरशाही और सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के बीच जो विविध प्रकार के नागरिकों की भावना का पोषण करती थी, शासन निपुणता तथा शुद्धता का एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया गया था, जो संभवतः किसी हिंदू राज्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्चतम स्तर था। चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वायत्त शासन मानी जाती है। चोल शासक साम्राज्यवादी थे और उन्होंने ऊपरी स्तर पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का निर्माण किया, परंतु निचले स्तर पर प्रशासनिक स्वायत्तता बनाए रखी। यही वजह है ग्रामीण स्तर पर एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। चोलकालीन ग्रामीण स्वायत्तता की जानकारी उत्तर मेरू से प्राप्त 919 ईस्वी से 929 ईस्वी के दो लेखों के आधार पर मिलती है। चोल स्थानीय प्रशासन की विशेषता थी कि उसमें ग्रामीण सभाओं के अतिरिक्त विभिन्न हित समूहों का गठन किया जाता था। आर्थिक हित समूह में वलंजियार और नाना देसी प्रमुख थे। दूसरी तरफ मंदिरों की देखरेख के लिए मूल पेरुदियार नामक धार्मिक समूह सक्रिय थे। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सभाएं गठित की जाती थी। यद्यपि स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति चोल काल की देन नहीं है, बल्कि 8वीं से 9वीं सदी से ही अर्थात पांड्य पल्लव काल में ही यह व्यवस्था दक्षिण में प्रचलित थी। इन संस्थाओं के गठन का आधार परंपरा एवं जन समर्थन था। चोलकालीन ग्रामों में दो तीन प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थीं और सभा तथा नगरम। इन्हीं संस्थाओं के निचले स्तर की सत्ता निहित थी और नामक संस्था का गठन सामान्य गांव में किया जाता था। इसके सदस्य संबंधित गांव के सभी करदाता पुरुष होते थे। बड़े गांव में एक से अधिक पुर का गठन किया जाता था। 1227 से 1243 के अभिलेखों में दो उरों के गठन की चर्चा है। सप्तमंगलम नामक गांव में ऐसे ही दो उरों की चर्चा मिलती है। पहला हिंदू देवादान भाग के निवासियों का, दूसरा जैन पल्लिचन्नदम लोगों का। इसके अलावा अभिलेख मिलता है कि उत्तर मेरू उत्तुकुरम तथा अमनकुड़ी नामक ग्रामों में दो और कार्य कर रहे थे। दूसरी तरफ अग्रहार गांव में सभा तथा महासभा नामक संस्था गठित की जाती थी। कुछ पुरानी बस्तियों में जो ब्राह्मणों को दी गई थी और एवं सभा दोनों संस्थाएं एक ही साथ कार्य करती थी। किसी भी गांव को विभिन्न वार्डों में विभाजित कर दिया जाता था और इन वार्डों के सदस्य विभिन्न हित समूहों का निर्माण करते थे। इस तरह धोबियों, नाइयों, लोहारों आदि के अलग अलग हित समूह गठित थे। उन क्षेत्रों में यहाँ व्यापारी निवास करते थे। नगरम जैसी संस्था स्थापित थी। नगरम ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरों के मध्यस्थ कार्य करते थे। और की कार्य समिति में उल्लंघनम
अथवा कहा जाता था। समकालीन स्रोतों में उर के कार्यप्रणाली अथवा उनके सभा के सदस्यों की संख्या के संबंध में विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। परंतक प्रथम के समय उत्तर मेरूर अभिलेख में से सभा के गठन और उसके सदस्यों के चुनाव तथा उसके कार्य संपादन पर विशेष प्रकाश पड़ता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि सभा का गठन अग्रहार गांव में होता था। ऐसे गांव में ब्रह्मदेव अथवा मंडलम भी कहा जाता था। ऐसे ग्रामों में मुख्यतः विद्वानों का निवास रहता था। तोंड मंडलम तथा चोल मंडलम के अभिलेखों से अग्रहार गांव के विषय में सूचना मिलती है। सभा द्वारा स्थानीय सुशासन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता था जो वरीयम कहलाते थे। इस समिति की सदस्यता के लिए कुछ पात्रताएं एवं अपात्रताएं निर्धारित की गई थी। सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य थीं, जैसे उनकी उम्र 35 तथा 70 के मध्य हो, उसके पास कम से कम 1.5 एकड़ भूमि हो और अपनी भूमि पर मकान हो। इसी तरह उन व्यक्तियों को सभा के सदस्य के रूप में अयोग्य माना जाता था जो 3 वर्ष तक समिति का सदस्य रह चुका हो और उसने आय व्यय का ब्यौरा सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया हो, वे चोरी करने के इल्ज़ाम से पकड़ा गया हो अथवा अन्य किसी पाप कर्म में लिप्त हो। कभी कभी शासक द्वारा ग्रामीण स्वायत्त संस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की जाती थी। इसका प्रमाण 1150 ईस्वी के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। सभाओं में बैठक गांव के मंदिर अथवा मंडप में होती थी। बैठक के लिए निर्धारित स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता था। कभी कभी गांव के बाहर वृक्षों के नीचे अथवा तालाब के तट पर भी ग्राम सभा की बैठक होती थी। बैठक के पहले ढोल बजाकर सदस्यों को इकट्ठा कर लिया जाता था और विभिन्न प्रकार की समितियों आवश्यकता के आधार पर गठित की जाती थी, जैसे तोट्टा वरियम उपवन समिति, एरी वरियम जलाशय समिति, पोनवरियम स्वर्ण संबंधी समिति, संवत्सर वरियम वार्षिक समिति आदि। सभा के निम्नांकित कार्य थे: सार्वजनिक भूमि पर स्थायित्व, व्यक्तिगत भूमि पर न्यायिक अधिकार, जंगल में काटकर कृषि योग बनाना, गांव की भूमि के उत्पादन तथा उस पर राजस्व का आकलन करना, कर न देने वाली भूमि को नीलामी, भूमि तथा सिंचाई संबंधी झगड़ों का फैसला करना। ग्राम सभा को राज्य के प्राय सारे अधिकार मिले हुए थे। उनके पास सामूहिक संपत्ति होती थी जिसे वह जनहित में बेच सकती थी अथवा बंधक रख सकती थी। वह न्याय का भी काम करती थी तथा ग्रामवासियों की समान झगड़ों का फैसला करती थी। ग्राम सभा के पास बैंक भी होते थे तथा वह धन, भूमि तथा धान्य के रूप में जमा राशि प्राप्त करती थी तथा फिर ब्याज पर उसे वापस लौटा देती थी। ग्रामवासियों के स्वस्थ जीवन एवं संपत्ति की रक्षा ग्राम सभा का ही कर्तव्य था। ग्राम सभा के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार को वार्षिक कर का भुगतान किया जाता था। जब तक ग्राम सभा अपने कार्यों का कर्तव्य करती रहती थी, राज्य को नियमित कर पहुंचाती रहती थी। राज्य द्वारा उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। परवर्ती चोल युग में यद्यपि ग्राम सभा के कार्यों में हस्तक्षेप के उदाहरण मिलते हैं। इतना सब होने के बावजूद चोल कालीन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में लोकतांत्रिक तत्वों का अभाव था और यही इन संस्थाओं की सीमा भी थी। इन संस्थाओं की सदस्यता के लिए कर देने और कर न देने वालों के मध्य स्पष्ट अंतर किया जाता था। दूसरे शब्दों में इनकी सदस्यता के लिए संपत्ति की योग्यता निर्धारित कर दी गई थी तथा करदाताओं को ही सदस्य बनने की अनुमति थी। दूसरे, इसमें शूद्रों और स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार इन संस्थाओं पर उच्च वर्णों के लोगों का प्रभाव था। तीसरे अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ग्राम तथा नाडु दोनों ही स्तरों पर ब्राह्मणों एवं बेल्लारों का वर्चस्व था। ये
ग्रामीण जनसंख्या के कुलीन तथा कुलीन तत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। इन संस्थाओं के अंतर्गत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की विधि को अप्रजातांत्रिक थी। अंतः ये संस्था सही मायने में प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं ढल पाए। प्रायः व्यापारिक नगरों में नगरम नामक संस्था स्थापित की जाती थी। इसके दोनों प्रकार के कार्य थे: आर्थिक विनियमन एवं प्रशासनिक। नगरम नामक संस्था गांवों तथा बड़े व्यापारिक गांवों तथा तटीय बंदरगाहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करती थी। इसके कार्य लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के थे। 11वीं सदी के पश्चात इन्हें कर संग्रह का अधिकार भी दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोलकालीन स्वायत्त संस्थाएं प्रजातांत्रिक आदर्शों से कुछ हद तक दूर रहीं, तथापि चोलकालीन इस व्यवस्था को भारतीय इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्या का संगठनिक ढंग से निराकरण करने का प्रयास किया गया। चोल प्रशासन के स्पष्ट स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।